नमस्कार साथियों, अमरीज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। तो हम लोग अभी कर रहे थे साइंस, और साइंस में ये आज आपकी कौन सी क्लास है? साइंस में आज आपकी 12वीं क्लास है। तो इससे पहले काफ़ी सारी क्लासेस हुई हैं, वहाँ पे आपको फिजिक्स कराई गई है, ठीक है। उसके अलावा आपकी बायो को भी अलग से स्टार्ट किया गया है, बायोलॉजी कराई गई है, ठीक है। तो इन सब की प्लेलिस्ट अलग अलग बन जाएगी, ठीक है। आप जा जाके सब्जेक्ट वाइज इनको देख सकते हैं, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया गया है। इसके अलावा एक 120 क्वेश्चन की मैराथन कराई गई थी, तो एक बार उसे भी देख लेंगे जिन लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है। और ये आप क्लास यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग भी यूपी पुलिस से जुड़े हैं कृपया उन्हें ये क्लास ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ये जैव विकास है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने समझाया? क्या न्यूटन जी थे, आइंस्टीन थे, डार्विन थे, या लैमार्क? तो जैव विकास, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैमार्क। लैमार्क ने जैव विकास को सबसे पहले समझाया, ठीक है। न्यूटन किससे जुड़े हैं? तो न्यूटन आपका जुड़े हैं जो गति विज्ञान है, मोशन से चीज़ें जो जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, ठीक है। तो एक गति विज्ञान से जुड़े हैं। आइंस्टीन साहब, ये आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। क्या है लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत? देखेंगे आप। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? क्या विभिन्नताएं हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति है, जीवन संघर्ष है, या फिर नए अंगों का विकास है, नए अंगों का अचानक विकास? देखो, लैमार्क ने क्या बताया? लैमार्क ने ये बताया कि जो हमारे अंदर ये परिवर्तन आ रहे हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इनको, जैसे कि मान लो एक टाइम था जब लोगों की हाइट बहुत छोटी होती थी, धीरे 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 उसकी हाइट उनकी हाइट बड़ी होने लगी। तो कैसे हुआ? उनके अंदर जेनेटिक चेंज होते रहे होते रहे होते रहे। अ, उदाहरण के तौर पे मान सकते हैं पहले, जैसे कि जिराफ, जिराफ की गर्दन छोटी होती थी। फिर धीरे 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 जब उन्हें नीचे पत्ती नहीं मिली तो वो अ, जीवित रहने के लिए, या कि देखो, ये जो वंशागति की परिवर्तन होते हैं किसी कारण से हो सकते हैं, या तो सर्वाइवल के लिए होते हैं या तो फिर कुछ और कारण से भी होते हैं। या उनका इंसान यूज़ करना बंद कर, जैसे सांप ने अपने पैरों का यूज़ करना बंद कर दिया तो वो घिसते गए और बाद में गायब से हो गए। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जो लक्षणों को उसने उपार्जित किया है, ठीक है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो जीवों के प्राकृतिक चयन का किसने सिद्धांत प्रतिपादित किया? क्या लामार्क थे, डार्विन थे, डी ब्रीज थे, या मंडल थे? तो आपका राइट आंसर होगा डी ब्रीज। डी ब्रीज आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जीवों के प्राकृतिक चयन। अगला क्वेश्चन है आपका, योग्यतम की उत्तरजीविका का प्रतिपादन किसने किया? मतलब जो योग्य होगा वही जिएगा, ऐसा कुछ सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क, डार्विन, डी ब्रीज, या पाश्चर? प्राकृतिक चयन, इसमें आप डार्विन कर लीजिएगा, इसमें आप थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें आप डार्विन कर लीजिए। आपका राइट आंसर डार्विन होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इसमें आपका राइट आंसर डार्विन। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। योग्यतम उत्तरजीविता, ये जो योग्य होगा वही जिएगा, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये भी आपका डार्विन ने किया।
किसने किया? डार्विन। डार्विन होगा आपका राइट आंसर। योग्यतम की उत्तरजीविता और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है, आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता इस बार होंगे डॉक्टर ब्रीज। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन के सिद्धांत। ठीक है, तो इनमें आपको अगर जानना चाहें तो मैं थियरी में आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी यूपी पुलिस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इन क्वेश्चन को देख लेना है, आपको पता होना चाहिए थियरी किसने दी। ठीक है, तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता कौन हो गए? डॉक्टर ब्रीज हो गए। डॉक्टर ब्रीज हो गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, देखेंगे। आपने दो शब्द सुना होगा, एक समरूप, समजात। तो समरूप क्या होता है? समरूप अंग क्या होते हैं? समरूप अंग क्या होते हैं? क्या रचना में समान होते हैं, या कार्य में समान होते हैं, या रचना व कार्य दोनों में समान होते हैं, या कार्य विहीन बोल सकते हैं इन्हें? तो आपको क्या लगता है समरूप अंग कैसे होते हैं? समरूप अंग होते हैं, देखो, जो कार्य में समान होंगे, कार्य में समान, उनको क्या कहेंगे? समरूप अंग कहेंगे। कार्य में समान, ठीक है, वो होंगे समरूप अंग। अगला क्वेश्चन है समजात अंग कौन होते हैं? ठीक है, तो मैं यहाँ पे समरूप भी लिखे दे रहा हूँ ताकि आप लोग दोनों को समझ पाएँ। समजात कौन से होते हैं? समरूप तो अभी हमने देखा, रचना में समान, कार्य में समान, रचना में असमान, रचना व कार्य दोनों में समान। समजात अंग वो होते हैं जो कार्य में समान होते हैं, कार्य में समान, कार्य में समान होते हैं। और जो रचना में समान होते हैं वो कौन से होते हैं? समरूप होते हैं। जिनका रूप समान हो वो रचना में समान होंगे, समजात। जिनकी जात सेम हो, मतलब जिनका एक तरह का कार्य हो, ठीक है, वो समझाता हूँ। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? क्या वो चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स डिकेंस थे, ह्यूगो डिवरीज थे, या लैमार्क थे? तो आपके जो नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये बुक आपकी किसने लिखी है? या आपकी डार्विन साहब ने लिखी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन होगा आपका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ऐसा कौन सा अंग है मनुष्य में जो अवशेषी अंग नहीं है? मतलब जो ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल जो है, मतलब अभी अवशेष के अभी मतलब उनका यूज़ नहीं है। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं हमारे शरीर में जिनका भी यूज़ नहीं है, लेकिन वो हैं बॉडी में, तो ये तो अवशेषी अंग है। तो कैसा है? अवशेषी, ये अवशेषी है। नाम मांसपेशियाँ, ये भी अवशेषी है। सामने वाले चपटे दांत, ये अवशेषी नहीं है। वर्मीफ्लोर एम्ब्रिक्स, ये भी अवशेषी है। तो ये आपके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये भी आपका अवशेषी है। तो आपका अवशेषी क्या हुआ? आपसे पूछा नहीं, मैंने आपको कई बार बताया है कि नहीं वाले क्वेश्चन पे आपको विशेष ध्यान देना। सामने वाले चपटे दांत आपका राइट आंसर, सामने वाले चपटे दांत। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो हम लोगों ने अभी किया था। क्या था आपका आंसर?
डिब्रीज था, तो आपका डिब्रीज, ह्यूगो डिब्रीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एक गुणीय प्रक्रिया में समानता रखती है, कहलाते हैं। आपको बताना है ऐसे कौन से अंग हैं जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण, या उनका मतलब ऐसे अंग थे जिनका कार्य अलग अलग हो गया तो वो काफ़ी असमान हो गए, लेकिन उनकी मूल संरचना मतलब चूंकि वो एक जैसे थे ना स्टार्टिंग में, तो मूल संरचना एक गुणीय प्रक्रिया में समानता रखती है, कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? तो देखो क्या हुआ, उनका जो आकृति था वो कैसा हो गया, असमान हो गया। आकृति आकार जो है असमान हो गया, संरचना असमान हो गई, और समान क्या है, उनका कार्य। अ, हाँ, तो कार्य, देखो कार्य वो अलग अलग कर रहे हैं, विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं, लेकिन मूल संरचना उनकी सेम है, ऐसे को कहेंगे समझात अंग। जैविक जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का, देखो सांप में जो लोप हुआ पैरों का, किस कारण से हुआ, किस कारण से हुआ, क्योंकि उसके पैर चलने में उसकी मदद करने की जगह पर वो मुश्किल करते थे, उसको चलने में दिक्कत होती थी। तो देखो सांप ने अपने अंगों का उपयोग था अनुपयोग किए जाने के कारण उसके अंगों का उपयोग लोप हो गया। वो पैरों से केवल चलता नहीं था, वो रगड़ रगड़ के चलता था, तो वो धीरे धीरे घिसते गए, और आने वाले मतलब जेनेटिक चेंजों में उसकी पीढ़ियों में वो अंग का लोप हो गया, वो अंग गायब हो गए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप, जीवन की उत्पत्ति हुई, आपका क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ पे हुई, क्या पहाड़ों पे हुई, भूमि पर हुई, जल में हुई, या वायु में हुई? तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने सुना होगा कि पहाड़ों की उत्पत्ति समुद्र से हुई, पहले यहाँ पे पानी, बहुत सारा पानी था, ठीक है, समुद्र था, फिर वहाँ पे क्या हुआ, काई जमी, उससे पर जो है वो मतलब आपकी जब भूमि का निर्माण हुआ, पहले समुद्र था ना, तो जीव की उत्पत्ति कहाँ पे होगी, जल में होगी, जल में होगी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा, जल में। क्या होगा आपका राइट आंसर, जल में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जीवन की उत्पत्ति के समय इनमें से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती? जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी उस समय कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं था, मीथेन नहीं थी, अमोनिया नहीं थी, हाइड्रोजन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी? देखो मीथेन थी स्वतंत्र अवस्था में, अमोनिया भी थी आपकी, हाइड्रोजन भी थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपकी स्वतंत्र अवस्था में नहीं थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, जब मनुष्य का विकास हो रहा था उस समय उसका निकटतम प्राणी कौन था? तो मनुष्य के अंदर हम क्या बोलते हैं, मनुष्य को किससे कंपेयर करते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे दिखते होंगे? तो मनुष्य को बोला जाता है बंदर जैसा दिखते होंगे, ठीक है, बंदरों से हमारे अंदर काफी समानता पाई जाती है।
तो हमारा निकटतम प्राणी कौन हो जाएगा, जहाँ से हम हो सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी क्या हो जाएगा, बंदर। समझे आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, बंदर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मनुष्य में अवशेषी अंग है। अब देखिए, मैंने अभी आपको अवशेषी अंग बताया था ना, अगर आपको ध्यान होगा, अवशेषी अंग बताया था ना। आप पिछले क्वेश्चन पे आइए, देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे अवशेषी अंग की बात हुई थी, तो ये लिगा टेकिंग पर्दा, करनाब मांसपेशियाँ और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, तो ये आपको कुछ अवशेषी अंग था। ठीक है, कुछ और अवशेषी अंग देखेंगे। तो बोल रहा है मनुष्य में अवशेषी अंग है, क्या है, कर्ण पल्लव पेशियाँ, मतलब जो आपकी कान में जो ये पेशियाँ पाई जाती हैं, कर्ण पल्लव पेशियाँ। अच्छा, किसी को पता है, आपका राइट आंसर तो पहली बात कर्ण पल्लव पेशियाँ होगा, क्योंकि दांत नहीं होगा, तो दांत नहीं होगा, कर्ण पल्लव नहीं होगा, कर्ण पल्लव नहीं होगा, कर्ण पल्लव पेशियाँ होगा। अच्छा, कर्ण पल्लव पेशियाँ का क्या काम होता था, पहले इनका उपयोग पंखे की तरह होता था, जैसे हाथियों में होता है। अब चूंकि मनुष्यों के मतलब हाथ पूरी तरह से विकसित हो गए, ठीक है, तो अब उन्होंने इसका पंखे की तरह उपयोग करना बंद कर दिया। तो ये अब हमारे शरीर में कैसा है, एक अवशेषी अंग के रूप में है। ठीक है, ये कैसे कैसा है, अवशेषी अंग के रूप में। हमने इसका उपयोग बंद कर दिया, और ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये भी समाप्त हो जाएंगी। कर्ण पल्लव पेशियां आपका होगा राइट आंसर। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं, आंसर करिएगा। पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं, क्या आयुक्ति संगत होते हैं, पोषक होते हैं, समवृत्ति होते हैं, समजात होते हैं। पक्षियों और कीटों के पंख, ये होते हैं समवृत्ति, हो जाएगा समृद्धि। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। विज्ञान की कौन सी शाखा है जो मानव त्वचा का अध्ययन करती है, क्या फिजियोलॉजी है, क्या एनाटॉमी है, क्या बायोकेमिस्ट्री है, या डर्मेटोलॉजी है। क्या होगा आपका राइट आंसर, आप लोग बताइएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, देखो त्वचा को क्या कहते हैं, डर्मेटो, डर्मेटो, और डर्मेटो से जुड़ी लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, त्वचा, और इसका मतलब होता है का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन, इसमें होगा डर्मेटोलॉजी। ठीक है, त्वचा से जुड़े विकार, त्वचा से जुड़ी साइंस पूरी उसी इसी डर्मेटोलॉजी में अध्ययन होता है इसका। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है, अस्थियों का, क्या ओडोलॉजी में आता है, ऑस्टियोलॉजी में आता है, सिर्मोलॉजी में आता है, जियोलॉजी में आता है। तो देखो अस्टियो का जो अध्ययन है ये आता है आपका ऑस्टियोलॉजी में। ये किसका विषय है, ऑस्टियोलॉजी का विषय है।
किसमें आएगा? ऑस्ट्रियोलॉजी। ऑस्ट्रियोलॉजी किसका? अस्थियों का। अब देखो, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवों के विरुद्ध प्रतिरोध का। देखो, होमोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में या पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी में क्या करते हैं? पैथोलॉजी में टेस्ट होते हैं। आपकी पैथोलॉजी होती है ना, वहाँ पे टेस्ट होते हैं ना। माइक्रोबायोलॉजी, उसमें भी कुछ अनुसंधान, टेस्ट, रिसर्च होती है। ठीक है, होमोलॉजी भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? देखो, इम्यूनिटी से प्रतिरोध की बात कर रहा है ना, संक्रमण से विरुद्ध प्रतिरोध, उसको इम्यूनिटी कहते हैं ना, उसी से आया है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? इम्यूनोलॉजी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइएगा। क्या एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, ओटोलॉजी कहते हैं, इक्विथीलॉजी कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन, आपको याद रखना है एंटोमोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। ठीक है, कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ओनिथोलॉजी। ओनिथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ये ऑप्शंस हैं: पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़ या मछली। ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता होगा? तो मैं आपको बता दूं, ऑर्निथोलॉजी में हम पंछियों का अध्ययन करते हैं। किनका करते हैं? पंछियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पंछियों का अध्ययन। अब आ गया, देखिए, जो हमने बायोलॉजी क्लास में पढ़ा था, हिमेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो कोशिका से संबंधित तो नहीं है, क्योंकि पर हमने क्या पढ़ा था? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ये आपका कोशिका विज्ञान होता था, साइटोलॉजी। वायरस से भी संबंधित नहीं है, जीव द्रव्य से भी नहीं है। राइट आंसर होगा आपका ऊतक। ऊतक से है हिमेटोलॉजी। क्या होगा आपका राइट आंसर? हिमेटोलॉजी। ठीक है, हिमेटोलॉजी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोग, क्या न्यूरोलॉजी है, ऑर्गेनोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी है या सीरोलॉजी है? कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा जहाँ पे कैंसर के पेशेंट रहते हैं, ठीक है, कैंसर के मरीज रहते हैं, उस विभाग को क्या कहते हैं? तो अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑन्कोलॉजी कहते हैं ना। यही हो गया आपका ऑन्कोलॉजी। राइट आंसर हो गया सी, ऑन्कोलॉजी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, परजीवी विज्ञान कहते हैं, जंतु भूगोल कहते हैं या आनुवंशिकी कहते हैं? तो जंतु और उसके आसपास के वातावरण, अगर आप ध्यान देंगे तो जंतु और उसके आसपास के वातावरण क्या कहेंगे इन्हें? आपका राइट आंसर होगा ए, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? पारिस्थितिकी।
जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देखेंगे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है, क्या माइक्रोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है, नेस्टोलॉजी कहलाता है, या नेफ्रोलॉजी कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी नहीं, हिस्टोलॉजी नहीं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किससे जुड़ा होता है, ये बताएगा? किडनी से, इसको हिंदी में गुर्दा कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मायोलॉजी। मायोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या का अध्ययन किस में करते हैं? जनसंख्या का अध्ययन किस में करते हैं, बताइए? जनसंख्या का अध्ययन क्या जीवाश्म विज्ञान में करते हैं, कार्टोग्राफी में करते हैं, जियोग्राफी में करते हैं, या डेमोग्राफी में? तो जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका तो नहीं होगा। कार्टोग्राफी उसमें भी नहीं होता है। जियोग्राफी तो आपका पता है, भूस भूस जमीन से संबंधित। डेमोग्राफी, हाँ, ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? जनसंख्या का अध्ययन कहाँ पे होगा? डेमोग्राफी। डी होगा आपका राइट आंसर, डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी होगा आपका राइट आंसर। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर, या सेरीकल्चर, जियोग्राफी, या पीसीकल्चर? तो मधुमक्खियों का पालन, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये कहलाता है आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन। अगला है रेशम का पालन क्या कहलाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। रेशम पालन क्या कहलाता है, आंसर करिएगा। क्या एपीकल्चर कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है, या पीसी कल्चर कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। तो ये थी आज की क्लास। हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगे क्वेश्चन। ठीक है, कैसे लगे आपको क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों की हिस्ट्री क्लास भी चालू हो गई है। हिस्ट्री की क्लास भी चालू हो गई है। अभी आपके शाम को 6 बजे आपकी क्लास हो रही है हिस्ट्री की, तो वो भी क्लास देखिए। 6 बजे आपकी शाम को होती है, ठीक है, 6 PM पे। दूसरी बात है, आपकी क्लास अमरीश सर ले रहे हैं पॉलिटी की, और आपकी श्रद्धा मैम आपकी जीएस की क्लास ले रही हैं, जी की क्लास ले रही हैं, तो उसको भी ज्वाइन करिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बात है इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। यहाँ पे आपको यूपी पुलिस से जुड़ी तो सारी अपडेट अभी मिलेगी। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स हैं, उन वन डे एग्ज़ाम्स हैं, उनकी भी जुड़ी भी जो भी अपडेट होंगी आपको मिलेंगी। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे आपको मिलेगा फ्री टेस्ट। अभी चालू नहीं हुआ, जल्दी चालू होगा। वहाँ पे आपको मिलेगा फ्री टेस्ट, उसके अलावा क्या मिलेगी, फ्री पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो जिन लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो वहाँ से जुड़ जाएं। इसके अलावा बात करेंगे तो अगली क्लास में कुछ
5 से 6 क्लासेस लगेंगी, आपकी बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपकी बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, सेशन से अच्छे से सेशन को शेयर करिए। ठीक है, आपसे विनम्र निवेदन है, इसको अच्छे से शेयर करिए। और किसी का कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। बाकी कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में हमें बताएं। थैंक यू सो मच।